हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए हम शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक लेके आए आपके लिए। चैप्टर तो हमारा वही चल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसमें आगे कुछ टॉपिक्स बचे हुए, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, बाकी इस चैप्टर को मैं फिर कहता हूँ, अच्छे से देख के जाइएगा। लोग बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और ढंग से प्रिपेयर करिएगा इसको। चलिए, हम आज अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यानी कि जो डिबेंचर है, इसको आप एज अ सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, चलो हम इसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, फिर हम बताएंगे कि डिबेंचर का क्या रोल प्ले होता है इस कोलैटरल सिक्योरिटी में। देखो, पहली बात, जब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से हमें लोन लेना होता है, तो बैंक हमसे कहता है कुछ सिक्योरिटी रखो, तभी हम लोन देंगे, वरना लोन नहीं देंगे। अब मान लीजिए अर्जेंट में किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी कंपनी को अर्जेंट में लोन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत है। अब वो शेयर इशू करेगा, डिबेंचर इशू करेगा, तो उसमें बहुत प्रोसेस होता है। प्रोस्पेक्टस लो, परमिशन लो, ठीक है ना, बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करना, परमिशन लेना, इतना टाइम नहीं है उनके पास। और अगर बैंक के पास लोन लोन ले जाएंगे, तो बैंक कहता है कोई एसेट रखो, या मतलब कोई सिक्योरिटी रखो। अब सिक्योरिटी रखने के लिए हमारे पास कोई बहुत बड़ी एसेट भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या एक ऑप्शन आता है कि हम डिवेंचर्स को इशू ना करके उसको एज अ सिक्योरिटी की तरह बैंक के पास रख दें और फंड का अरेंजमेंट कर लें। इसीलिए डिवेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के लिए, यानी बैंक में एज अ सिक्योरिटी रख के आप लोन का अमाउंट, यानी जो भी फंड है, आप रेज कर सकते हो बैंक से। रेज का मतलब लोन, एज अ लोन लाइबिलिटी उठा सकते हो। ठीक, इसी पे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी आप डिवेंचर को रखते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह नहीं रखा जाता, हमेशा उसको एज अ सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी, याद रखिएगा, प्राइमरी की तरह नहीं रखते, याद रखिएगा। क्योंकि प्राइमरी में कुछ और रखना पड़ता है जब आपके पास कमी पड़ती है। नॉर्मली हमें कहा ना, बड़ी एसेट अमाउंट, यानी बड़े अमाउंट की एसेट आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले कोई छोटी अमाउंट का एसेट रखोगे, और उसके साथ कोलैटरल में आपने एज अ डिवेंचर सिक्योरिटी रख दिया। ठीक है, बात समझ में? डिवेंचर को आपने एज अ सिक्योरिटी रख दिया, किसके लिए? लोन, बहुत लॉन्ग टर्म लोन के लिए, लेकिन नॉर्मल लोन्स के लिए, मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी कहा गया कि अगर कंपनी जब भी डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी, यानी कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करती है, तो दो तरीके से करती है, दो मेथड आपको दिए गए हैं। पहला मेथड, यानी फर्स्ट मेथड जो है, वो है आपका, अच्छा फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले जब सिक्योरिटी इशू की जाती है, तो सिक्योरिटी में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड में जब आप सिक्योरिटी इशू करते हो, तो वहां पे इशू की एंट्री, यानी इशू, यानी जो डिबेंचर आप इशू करना चाह रहे हो, उसको एज अ इशू ट्रीट ना करके, अब इशू तो दिखाने, भाई सिंपल सी बात है, जब आप डिबेंचर को एज अ मॉर्गेज रख रहे हो, एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो फॉर द लोन, तो आप उसको इशू तो दिखा नहीं सकते। ठीक, लेकिन अब दो हमने बताया मेथड दो होते हैं। पहले मेथड में आप उसका कोई भी रिकॉर्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक, तो जब आप कोई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अपनी बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप सिंपल इसको एज अ बैंक लोन की तरह रिप्रेजेंट करोगे, ना ही कोई डिवेंचर में एडजस्टमेंट, ना कुछ भी, या डिवेंचर का कोई ट्रीटमेंट आप यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाओगे, ना ही वो एंट्री फॉर्म में, ना ही वो बैंक लोन के, मतलब सॉरी बैलेंस शीट में, दोनों ही जगह पे आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे। हाँ, एक एंट्री रिकॉर्ड होती है जो कि बैंक लोन लेने की एंट्री है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक, मैं बता रहा हूँ, एक एंट्री पास होती है, वो सिर्फ लोन की एंट्री पास होती है, और वो एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक, इसकी एंट्री पास होती है। अब जितने का भी आपने लोन लिया उसकी एंट्री पास होगी, लेकिन डिवेंचर की कोई भी एंट्री नहीं पास होगी। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि एक्स कंपनी है जिसने 9% 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, जो 100 रुपए ईच थे, उनको इशू नहीं किया, उनको मतलब एज अ लोन कंपनी के पास, मतलब सॉरी बैंक के पास रख दिया। लोन कितने का है? लोन आपने 10 लाख रुपए का लिया है, उसी हिसाब से आपने डिवेंचर उतने ही अमाउंट का बैंक में एज अ मॉर्गेज रख के आपने लोन उठाया है। ठीक, तो इस बैंक यानी इस डिवेंचर को आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को दिया है। तो उस केस में जब आप बैलेंस शीट यानी फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट मेथड में जैसे बनेगी बैलेंस शीट, यहाँ पे आपकी बनेगी एक्स कंपनी बैलेंस शीट एज एट जो भी ईयर एंडिंग हो। और ये बैलेंस शीट फुल बैलेंस शीट नहीं होती, ये होती है एक्सट्रैक्ट। क्या होती है? ये बैलेंस शीट होती है आपकी एक्सट्रैक्ट, मतलब टुकड़ा। आप पूरी बैलेंस शीट तो बनाते नहीं हो, कभी पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए आती भी नहीं है। आप बनाते हो क्या? एक्सट्रैक्ट बनाते हो, टुकड़ा बनाते हो। ठीक, तो वो एक्सट्रैक्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब उसमें अब एक्सट्रैक्ट में जब पहले तो आप नॉर्मल बैलेंस शीट हेडिंग दिखाते हो, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, फिर उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि आपने 10 लाख रुपए यहाँ शो कर दिया। अब इसके आगे एक नोट नंबर डाला, क्यों? क्योंकि नोट में आपको क्या करना पड़ेगा? क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये जो बोरोइंग अभी है ये किस वजह से बोरोइंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं क्लैरिफाई करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने डिवेंचर इशू किया, लेकिन नहीं, डिवेंचर तो आपने इशू नहीं किया, डिवेंचर एज अ मॉर्गेज रखा है। तो आप नोट्स अकाउंट में जाओगे, वहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग डालोगे, और वहाँ पे बैंक लोन दिखाने के बाद नीचे आप एक सेंटेंस दिखाओगे जिसमें साफ साफ बताया जाएगा कि आपने डिवेंचर जो 10,000 डिवेंचर थे उनको आपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आपने रखा है बैंक के पास। ठीक, और उससे आपने लोन जनरेट किया कितने का? 10 लाख रुपीस का। बात समझ में आई? ये काम आपको करना पड़ता है कब? फर्स्ट मेथड में। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब एंट्री की जर्नल एंट्री की बात आती है, जर्नल एंट्री में आप सिर्फ किसकी एंट्री पास करते हो? सिर्फ लोन लेने की एंट्री, यानी लोन जो आपने 10 लाख रुपए का लिया है उसकी एंट्री पास होती है। उसके अलावा और कोई डिवेंचर की तो बात ही नहीं होती है, ना ही उसकी कोई एंट्री बुक्स अकाउंट में पास, बुक्स ऑफ अकाउंट में पास होती है। मेरे ख्याल से मेरा इतना काम समझ में आ गया होगा, मेरा इतना बताना कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन मान लीजिए अगर आप सेकेंड मेथड पे हैं, तो जरा सेकेंड मेथड देख लेते हैं। जब आप सेकेंड मेथड की बात कर रहे होते हैं सेकेंड मेथड में, तो सेकेंड मेथड में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है डिवेंचर की एंट्री। ठीक है ना? सिंपल सी बात, जो डिवेंचर आपने एज अ मॉर्गेज रखा है उसकी एंट्री यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो कॉमन एंट्री मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो दोनों के लिए, चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो, बैंक जो लोन आया उसकी एंट्री तो पास करनी है। अब उस लोन के बदले जो आपने डिवेंचर रखा है ना, वो डिवेंचर आपने इशू नहीं किया है, एक तरह से मॉर्गेज रखा है, लेकिन उसको आपने किस नाम से? डिवेंचर सस्पेंस के नाम से यहाँ पे आप शो कर रहे हो। ठीक है ना? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये आपका बुक्स अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप ये शो कर रहे हो कि वो डिवेंचर जो हमने इशू किया है वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा है बैंक के पास। बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में डिडक्शन फ्रॉम डिवेंचर्स के नाम से दिखेगा, और ये जो लोन फ्रॉम बैंक है ये बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग में दिखेगा। यानी जो डिवेंचर सस्पेंस है ये क्या करेगा? ये हमारे डिवेंचर अकाउंट को, यानी डिवेंचर जो बैलेंस डिवेंचर का दिया होगा उसको कम कर देगा। क्यों? क्योंकि हम डिवेंचर दिखा रहे होंगे, जितना डिवेंचर हम बाहर इशू कर रहे हैं वो सारा दिखा रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ डिवेंचर जो है, जो कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पे इशू है, उसको हम वहां से हटाएंगे। कैसे? देखिए, ये जो बैलेंस शीट आपने बनाई यहाँ पे, जैसे बैलेंस शीट बनेगी, एक्स कंपनी की बैलेंस शीट है यहाँ पे, जब ये बैलेंस शीट बनेगी तो यहाँ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिखेगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हेडिंग में और 10 लाख रुपीज। ठीक, लेकिन जब इसको नोट्स टू अकाउंट में आप शो करोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ दिख रहा है आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके अंदर बैंक लोन, अब यहाँ पे 10 लाख हो गया। अब उसके नीचे जो ये 10,000 दिखा रहा है ना डिवेंचर, कि 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, वो 10,000 डिवेंचर्स में से लेस कर देंगे वो डिवेंचर्स जो आपने ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी रखा, क्योंकि ये जब डिवेंचर कंपनी से बाहर जा रहे हैं तो इनको बैलेंस शीट में ये शो किया जा रहा है कि ये डिवेंचर दिख तो रहे हैं, लेकिन इनको हटा दिया, इनको मतलब इनको कैंसिल आउट किया गया लेस करके, किससे? डिवेंचर सस्पेंस से, क्योंकि ये डिवेंचर इशू नहीं किए गए हैं, ये डिवेंचर एज अ सिक्योरिटी रखे गए हैं।
नॉर्मल इशू नहीं है, ये एज अ सिक्योरिटी के लिए इशू किए गए, सिक्योरिटी रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए, कोलैटरल सिक्योरिटी रखने के लिए ये इशू किए गए हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नील हो जाएगी या डिवेंचर की वैल्यू नील हो जाएगी और बैंक लोन आपका यहाँ 10 लाख रुपए का दिख जाएगा। ठीक, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन एक लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो डिबेंचर का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टर्म ऑफ इशू। जब हम बात करते हैं टर्म ऑफ इशू की, तो टर्म ऑफ इशू का मतलब है कि डिबेंचर, आपने डिबेंचर इशू किया है, लेकिन इशू करते वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने सेट किया है। उन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इशू के टाइम पे एंट्रीज क्या होंगी या क्या क्या एंट्रीज में इफेक्ट आएगा, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि टर्म ऑफ इशू का मतलब है जब इशू कर रहे होते तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने डिबेंचर के साथ इशू करते हुए रखी है, उस टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से क्या एंट्री में चेंज आएगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 6 केसेस पढ़ने हैं। ठीक है ना, हम 6 केसेस पढ़ेंगे और हर केसेस में आपकी ये जो चेंजेस हैं वो हर एक मतलब हर कंडीशन को डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से कैसे एंट्रीज में चेंजेस होते हैं। ठीक, तो चलो पहले कंडीशन की बात करते हैं। अब आपको पता है कि जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, जिसको नहीं पता वो पिछली क्लास की एंट्री देख, मतलब पूरा वीडियो देख ले कि जब डिबेंचर इशू करते हैं तो कैसे इशू की एंट्री होती है। ठीक है ना, हम यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंगल इंस्टॉलमेंट इशू करेंगे। ठीक, पूरा पूरा चेन नहीं बनाएंगे। ठीक, तो सिंगल इंस्टॉलमेंट की भी एंट्री मैंने वहाँ बताई है, उसी हिसाब से हम इशू करेंगे। तो पहला केस हम बात करते हैं, केस नंबर 1, जिसमें व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। यानी डिवेंचर को हमने इशू किया पार पे यानी फेस वैल्यू पे, और रिडीम यानी जब वापस करेंगे पैसा, रिडीम यानी उसकी भी कंडीशन आप तय कर लिए कि उसको भी हम पार पे ही वापस करेंगे यानी फेस वैल्यू पे वापस करेंगे। तो जब हम डिवेंचर इशू करेंगे पहले इशू की एंट्री पास करते हैं। इशू करते तो पहला क्या होता है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, जितना डिवेंचर आपने इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस, जो भी आपने इशू प्राइस तय की उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इशू प्राइस क्या होगा भाई, फेस वैल्यू ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वही इशू प्राइस है, तो उतने पे ही इशू किया आपने, तो वो डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट होगा दिखा देंगे। और फिर इन्हीं डिवेंचर एप्लीकेशन, जो ये टेम्परेरी अकाउंट आपने ओपन किया इसको आज कैंसिल करके उसका पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट में। जैसे एग्जांपल ले ले, मान लो कि भैया फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक, मान लो एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 है, यही पार यानी फेस वैल्यू मतलब पार पे। तो भैया यहाँ बैंक में कितना आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा 100 रुपए, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी 100 रुपए रहेगा। फिर इसी को यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 100 रुपए रखा और उसको ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर अकाउंट में। इतना काम करना है, एक डिबेंचर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, ये एंट्री हो गई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी केस है, सबसे आसान केस यही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जरा केस नंबर 2 में। ठीक, केस नंबर 2 कह रहा है कि जब डिबेंचर को इशू कर रहे हैं पार पे लेकिन रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। पार का मतलब फेस वैल्यू और रिडेम्पशन आपका कर रहे हो प्रीमियम पे यानी मोर देन फेस वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं भाई, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 100 और इशू प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस हम मान लेते हैं 110, यानी 10 रुपए क्या है प्रीमियम के। ठीक, प्रीमियम कितना है 10 रुपए, ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब जब पैसा आया होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस। अब इशू प्राइस इस बार फेस वैल्यू तो नहीं है, क्या है प्रीमियम के साथ है 110। तो भाई एक शेयर, एक डिवेंचर है, उसका इशू प्राइस क्या है 110 है और फेस वैल्यू 100 है। तो हम तो यहाँ इशू प्राइस से बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस, यानी 1 इंटू 110 कितना हो गया भाई 110 रुपए हुआ। और इसमें भी अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी उतना ही जाएगा। अब वापस से जब इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे, ठीक, अब मुझे एक चीज ये बताओ, सॉरी यहाँ पे गलती हुई उससे, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, इशू करते वक्त 100 ही रुपए आएंगे, सॉरी यहाँ पे इशू है, थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे पढ़ने में। इशू आपने फेस वैल्यू पे किया, पार पे किया है, सॉरी 100 रुपए पे किया, इशू 100 रुपए पे किया है। ठीक, और रिडीमेबल प्राइस है, ये इशू प्राइस नहीं है, ये रिडीमेबल प्राइस है। ठीक,
आरपी बोलते हैं इसको, रिडीमेबल प्राइस, यानी रिडीम कितने पे किया है, रिडीमेबल प्राइस। तो जो रिडीमेबल प्राइस है वो आपका कितना है, 110 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इशू हमने किया, यानी फेस वैल्यू को ही इशू प्राइस मान रहे हैं। मैं यहाँ पे इशू प्राइस को डिनोट कर दूं, इसको ही इशू प्राइस बोलना है। ठीक, आईपी इशू प्राइस। अब इशू प्राइस यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस। 100 एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए है, और इशू प्राइस भी 100 ही रुपए है क्योंकि पार पे इशू हो रहा है। तो 1 इंटू 100 कितना हुआ, 100 रुपए हो गया। ठीक, लेकिन जब इस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो किसमें, डिबेंचर अकाउंट में, यानी इस टेम्परेरी अकाउंट को जब कैंसिल करके आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होगे, उस केस में याद रखिएगा कि हमारा अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट था, याद होगा आपको 11th में, अगर याद हो तो, नहीं मैं बता दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्या, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उसमें ये कहा जाता था कि अगर फ्यूचर के लॉसेज हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ, उसमें कहते हैं कि अकाउंटिंग में अगर फ्यूचर के लॉसेज आपको आज ही पता चल रहे हैं तो उनको आज ही बुक कर लो, उनको फ्यूचर के लिए मत छोड़ो। लेकिन अगर फ्यूचर के प्रॉफिट आपको आज पता लग रहे हैं तो उनको तभी बुक करिए जब फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर के लॉसेस आपको आज पता चल रहे हैं तो उनको आज ही रिकॉर्ड करिए, लेकिन अगर फ्यूचर के प्रॉफिट्स आज पता चल रहे हैं तो उनको उसी दिन रिकॉर्ड करिए जब प्रॉफिट एक्चुअली में होगा। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये लॉस जो 10 रुपए का दिख रहा है ना, यानी जो प्रीमियम का वादा हमने किया है उनको, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट देने का वादा किया 10 रुपए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको लॉस दिख रहा है, तो उस लॉस को हम आज ही बुक करेंगे। ठीक, तो जब हम यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट जब यहाँ डालेंगे, वापस से टेम्परेरी अकाउंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 100 रुपए दिखाएंगे, लेकिन लॉस भी तो आपको हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक, कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए आपने वादा कर दिया फ्यूचर में देने का। अब डिवेंचर में तो फेस वैल्यू ही जाता है, फेस वैल्यू मतलब एक डिवेंचर इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, 100 रुपए चला गया। और ये जो लॉस है इसको एज अ लाइबिलिटी बना के हमने रख लिया, कब के लिए रख लिया, जब एक्चुअल में वो टाइम पीरियड आएगा तब तक के लिए इसको लाइबिलिटी बना के हमने रख लिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। लाइबिलिटी का नाम क्या दिया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक, सिंपल सी बात, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक, यहाँ पे लिख के इसमें वही अमाउंट जाएगा जितने का आपने एक्स्ट्रा वादा किया है, कहाँ के लिए, फ्यूचर के लिए। बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। मैं इसी अकाउंट को, यानी जो आपने टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया इसको वापस कैंसिल किया, 100 रुपए डाला। ठीक, लॉस आपको 10 रुपए का एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि मैंने भी बताया ना, फ्यूचर के लॉसेस अगर आपको आज ही पता चल जाए तो उनको आज ही बुक कर लो। आप कहोगे सर आज कैसे पता चल रहा है, तो भैया पता इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने ही तो कंडीशन सेट की है, हम ही ने तो इशू के वक्त ये कंडीशन रख दी कि हम रिडीम जब करेंगे, यानी जब पैसे वापस करेंगे तो हम उनको 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, और जब हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस हमें पता है कि हमें देना ही देना है, उस लॉस को हमने आज ही बुक किया। ठीक, उस लॉस को आज ही बुक किया, और यहाँ पे उस लॉस का नाम दिखा दिया, टू प्रीमियम रिडेम्पशन। इसको एज अ लाइफ, लॉस अभी हुआ नहीं, एक्चुअल में होने वाला है, जब तक नहीं हो रहा तब तक इसको हम ऐसा प्रीमियम मान के रख लिए हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ तक मुझे लग रहा है सेकंड केस भी आपको समझ में आई है। फिर आइए जरा थर्ड केस में। थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है कि जब हमने डिवेंचर इशू किया है डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे। डिस्काउंट का मतलब लॉस, यानी डिवेंचर जो है, सिंपल सी बात, डिस्काउंट का मतलब क्या है, फेस वैल्यू आपकी फेस वैल्यू से कम। फेस वैल्यू मैं फिर ले रहा हूं 100 रुपए, और जो इशू प्राइस होगा यहाँ पे, ठीक, यानी जो इशू प्राइस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इशू प्राइस आपका कम हो जाएगा। तो मैं इशू प्राइस मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 90। तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, डिस्काउंट सर 10 रुपए का दिख रहा है मुझे, 100 का फेस वैल्यू, 90 पे इशू कर रहे हो। ठीक, और रिडीम कितने पे कर रहे हो, यानी आरपी वैल्यू, रिडीमेबल प्राइस कितना है, तो रिडीमेबल प्राइस आपका 100 ही रुपए है, यानी फेस वैल्यू के बराबर। रिडीमेबल प्राइस कितना है, 100 रुपए है, जो कि फेस वैल्यू के बराबर। ठीक, इस केस में क्या करेंगे सिंपल सी बात है, इस केस में भी वही है। अब बैंक में जो पैसा आएगा वो नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इशू प्राइस। अब इशू प्राइस आपने यहाँ क्या किया है, फेस वैल्यू में से जो डिस्काउंट है उसको हटा दो, वही इशू प्राइस हो जाएगा। तो इशू प्राइस हमारा कितना, 90 है, तो एक डिबेंचर की वैल्यू 90 है, और एक डिबेंचर आपने इशू किया तो एक 90 रुपीज आपको अकाउंट में आएगा, और वही अमाउंट आप यहाँ पे कितना
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइन अकाउंट में दिखाएंगे। अब इस कंबाइन अकाउंट को जब कैंसिल कर रहे होगे आप, ठीक है ना, यानी वापस डेबिट करोगे, तो कितना दिखाओगे, 90। ठीक, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमने आपको बताया था। लॉस क्या है, लॉस किस नाम से दिखाएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। ठीक, याद रखिए, एक चीज़ और बता रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए सर, पिछले वाले एंट्री में लॉस ऑन इशू था, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू है, ये नाम अलग अलग बदल जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहा है, हम कैसे इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे तो आप हमेशा यही वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक, क्या वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू। लेकिन अगर डिस्काउंट के अलावा कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप लॉस ऑन इशू के नाम से दिखाओगे, फिर आप डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक, डिस्काउंट के अलावा कोई लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन इशू, और डिस्काउंट वाला लॉस हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू। लेकिन सर अगर मान लीजिए दोनों एक साथ हो रहा, लॉस भी हो रहा और मतलब डिस्काउंट वाला लॉस भी हो रहा और अदर लॉस भी हो रहा, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप लॉस ऑन इशू वर्ड यूज करोगे, डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर लॉस आप में यानी लॉसेस में आपको डिस्काउंट का लॉस और अदर लॉस दोनों दिखा रहा है, ठीक, तो उस केस में लॉस ऑन इशू वर्ड यूज करोगे, डिस्काउंट का यूज नहीं करोगे। अच्छा, अब डिस्काउंट कितने का दिया भाई जरा बताओ, डेबिट में दिखाएंगे, डिस्काउंट यानी लॉस है, लॉस को भी डेबिट करेंगे, तो लॉस यहाँ पे 110 रुपए से डेबिट कर दी, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ लॉस जब फटाक से डेबिट किया, लॉस कितने का दिखाया, लॉस दिखाया 10 रुपए का। ठीक, अब 10 रुपए का, अब भैया डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, 90 रुपए आपको मिले थे, 10 का आपको लॉस हुआ और 100 का आपका फेस वैल्यू आ गया। ठीक, अब लाइए फोर्थ केस पे आते चले अगले। फोर्थ केस कह रहा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब देखिए जरा, अब यही जो मैं बात कर रहा था दो लॉस की, दो लॉस यहाँ दिख गए, एक लॉस है डिस्काउंट का, दूसरा लॉस है प्रीमियम का। अब इसमें जरा हम वैल्यू ले लें, तो भैया मान लो जरा फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फेस वैल्यू वही 100 रुपए। ठीक, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस यहाँ पे 90 मान लेते हैं। ठीक, अब कहोगे रिडीमेबल प्राइस क्या है सर, तो रिडीमेबल प्राइस यहाँ बोला गया है 110 का। ठीक, रिडीमेबल प्राइस क्या है, 110 का। तो अब जरा ध्यान देते हैं जरा फटाफट। ठीक, अब मुझे बताओ, जब पैसा बैंक में आया होगा तो डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर जितना इशू किया इनटू इशू प्राइस। तो भैया डिबेंचर हमने एक इशू किया, एक डिबेंचर 1, और 1 डिबेंचर इनटू इशू प्राइस कितना 90, तो कितना हो जाएगा, बैंक में कितना रुपया 90 रुपीज़ आया, हमने यहाँ पे भी 90 दिखा दिया। ठीक, अब आते हैं सेकेंड एंट्री में भाई, जब इसको ट्रांसफर, इस टेम्प्रेरी अकाउंट को कैंसिल करना है, तो वापस से डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट किया कितने से, 90 रुपए से। अब लॉस कितने का हुआ, तो कहोगे सर लॉस, एक लॉस तो ये हुआ, मैंने यहाँ देखो लॉस ऑन इशू वर्ड यूज किया, दोनों लॉस हैं, डिस्काउंट का भी लॉस है, प्रीमियम का भी लॉस है, लेकिन हमने वर्ड क्या यूज किया, कंबाइन लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप कहोगे सर कितने लॉस है, तो दो लॉस है, कैसे लॉस दो, एक तो इनके बीच में है 10 रुपए का लॉस, ठीक, और एक इनके बीच में है 10 रुपए का लॉस। ठीक ना भाई, जब इशू किया तो 10 रुपए का लॉस हुआ, और जब रिडीम कर रहे हैं तब भी 10 रुपए का लॉस होगा, तो टोटल लॉस कितने का हुआ, सर टोटल लॉस हुआ 20 रुपए का, तो यहाँ 20 रुपए दिखा दिए। अब डिबेंचर में कितना रुपए जाता है, फेस वैल्यू जाता है, एक डिबेंचर और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। कितनी है डिबेंचर की फेस वैल्यू, 100 रुपए, 100 रुपए दिखा दिया। अब लेकिन प्रीमियम जो देना है, यानी जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट, अब ये 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो 110 में, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा जो दे रहे हो ना, ये आज तो दे नहीं रहे हो, ये तो दोगे जब जब रिडीम होगा, तब तक के लिए इसको क्या बनाते हैं, लाइबिलिटी बना के रख लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, तब तक इसको लाइबिलिटी बना के, इस लॉस को लाइबिलिटी बना के रख लिया। बाकी डिस्काउंट वाला जो 10 रुपए का लॉस था वो यहाँ पे खत्म कर दिया दिखा के। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट केस देखते जरा। नेक्स्ट केस, अब जो ये लास्ट के दो केस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब डिबेंचर, यानी फिफ्थ केस है, डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक, आपने इशू, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, इससे पहले वाला था, इशू आपने प्रीमियम किया, प्रीमियम पे, और रिडीमिंग किया आपने पार पे। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है भैया, प्रीमियम पे रिडीम किया, यहाँ पे ध्यान दो जरा, मैं बता रहा हूँ फेस वैल्यू कितनी ले ले,
फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक। इशू प्राइस क्या है 110, ठीक। और आरपी यानी रिडीमेबल प्राइस 100 रुपए, ठीक। रिडीमेबल प्राइस भी कितना है 100 रुपए। अब जरा फटाक से निकालो, फटाक से एंट्री। तो भाई इशू प्राइस यानी नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इशू प्राइस, यानी इशू प्राइस कितना है 110, तो यहाँ भी आप पैसे कितना आए होंगे 110 आए होंगे, ठीक। और यहाँ पे भी 110 दिखा दो। अब जब इसी अकाउंट को कैंसिल करना है तो वापस से 110 यानी 110 को डेबिट किया, और डिबेंचर में जाता है फेस वैल्यू, मैंने बताया था आपको फेस वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट 10 रुपए आया वो किस नाम से आया, एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से आया। भाई एक्स्ट्रा आपने 10 रुपए मांगा ना प्रीमियम का, कब मांगा इशू के वक्त मांगा, तो उसको क्या मानते हैं एसपीआर। अब याद रखिएगा यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं आपका और दूर कर दे रहा हूँ। अब वो कंफ्यूजन ये है सर, यहाँ पे जो सिक्योरिटी यानी यहाँ पे जो प्रीमियम आया वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और जो रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन। क्या दोनों चीजें सेम है, नहीं, दोनों चीजें सेम नहीं है। ये प्रीमियम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की एट द टाइम इशू की बात होती है वहां पे होता है, वहां मांगा जाता है, ठीक है। और जो प्रीमियम रिडेम्पशन है वो आपका रिडेम्पशन के वक्त प्रोवाइड होता है, यानी कंपनी पे करती है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आपकी क्या है, ये कैपिटल प्रॉफिट है एक तरह से कह सकते हो, और वो आपका कैपिटल लॉस है, समझे, क्लियर। तो दोनों एक चीज है नहीं है, मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक। केस नंबर 6 की बात करते हैं। अब केस नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप कहोगे सर क्या दोनों प्रीमियम सेम है, नहीं, ये प्रीमियम जो है वो आपका एसपीआर है, ठीक, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये जो प्रीमियम है वो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। समझ में आई चीज की, दोनों चीज अलग है, एक लायबिलिटी है और एक ये कैपिटल इनकम है और ये आपकी कैपिटल लॉसेस है। अब बात करते हैं जरा, ये अब यहाँ फिर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं फेस वैल्यू वही 100, ठीक। इशू प्राइस 110, ठीक, 110 है। और रिडीमेबल प्राइस यानी आरपी, रिडीमेबल प्राइस की जब बात कर रहे हैं यानी आरपी, रिडीमेबल प्राइस आपका 110 ही ले लो, मान लो, ठीक, बस सेम ले रहा हूँ, यानी इशू प्राइस और रिडीमेबल प्राइस दोनों को सेम मान ले रहा हूँ, ठीक। या रहें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग को, तो एक काम करते हैं, रिडीमेबल प्राइस को 105 ले लेते हैं, ठीक, कि आप 5 रुपए का प्रीमियम रिडेम्पशन के बाद कंपनी देगी, ठीक। अब आओ जरा देखते हैं एंट्री कैसे पास हो। अब भाई मुझे बताओ जरा, जब इशू करेंगे एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इशू प्राइस। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, एक डिबेंचर मैंने बताया था एक डिबेंचर, और इशू प्राइस कितना है 110, यानी कितने रुपए आएंगे 110 रुपए आएंगे, ठीक। अब जब इसी को वापस यहाँ ट्रांसफर किया कैंसिल आउट करने के लिए 110 हो गया। अब मुझे बताओ एग्जैक्टली लॉस कितने का हुआ। भाई ये जो एसपीआर आ रहा है इशू के वक्त, ये 10 रुपए आ रहे हैं, ये तो आपका प्रॉफिट है, ठीक। लेकिन ये जो 5 रुपए आप रिडेम्पशन के वक्त दे रहे हो ये आपका लॉस है। तो लॉस यहाँ कितने का दिखाओगे जरा बताओ, लॉस कितने का दिखाओगे, लॉस यहाँ पे आपको 5 रुपए का दिखेगा, ठीक। क्योंकि 10 जो ये आ रहा है प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, वो तो आपके लिए प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है ना, वो आपका पैसा है। इशू यानी जो रिडीम करते वक्त जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो 5 रुपए, वो आपके लिए लॉस है, वो यहाँ आपने दिखा दिया। अब डिवेंचर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए, फेस वैल्यू 100 है, ठीक। और जो एसपीआर के नाम पे यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम पे जो आपने पैसा मांगा, कितना मांगा है 10 रुपए तो मांगा है एसपीआर के नाम पे, ठीक। वो 10 रुपए यहाँ दिखा दिया आपने, ठीक। अब रिडेम्पशन के वक्त यानी रिडेम्पशन के वक्त जो आपने 5 रुपए का वादा किया है
वो आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक, तो वो लाइबिलिटी आपको कितनी दिखेगी यहाँ, 5 रुपए की दिखेगी कि नहीं, बताइए। 5 रुपए की दिखी ना लाइबिलिटी। आप देखिए फटाफट ये एंट्री क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर रिपीट कर रहा हूँ भैया, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपका जितना इशू प्राइस से उससे दिखेगा 110 से। लॉस आपको तो वही होगा जो आप क्या कर रहे हो, रिडम्पशन के वक्त वादा कर रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट, वही आपका लॉस है। तो यहाँ पे इस एंट्री इस केस में आपको वही लॉस है, 5 रुपए का आपका लॉस यहाँ पे जो आपने वादा किया। ठीक है, अब इसके बाद डिबेंचर में कितना जाएगा फेस वैल्यू, और एसपीआर कितना आया 10। अब प्रीमियम कितना होगा रिडम्पशन के वक्त, आप 5 रुपए का प्रीमियम पे करोगे रिडम्पशन के वक्त। क्लियर, कोई दिक्कत बताइए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ तक ये 6 केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत आराम से कर सकते हो। बस इन 6 केसेस में एक चीज़ आपको हम बताना भूल क्या गया, तो बताना तो है, आगे बताना ही भाई, अगला टॉपिक वही है हमारा। इन 6 केसेस में एक काम ये करिएगा, जब आप इशू के बाद यानी लॉसेस जिस जिस केसेस में आपको लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे जिस भी केसेस में आपको यहाँ लॉस दिख रहा है, उस लॉस की आपको यहाँ उन लॉसेस को क्या करना है, राइट ऑफ करना है तुरंत को तुरंत, इसके यानी इशू के बाद, इस टोटल एंट्री के बाद जस्ट बाद आपको इन लॉसेस को, यानी जिस जिस एंट्री में ये लॉसेस दिख रहे हैं उनके बाद आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी। कौन सी एंट्री पास करनी अभी बताते हैं, ये देखिए। ये हमारा नेक्स्ट केस है यहाँ पे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉसेस इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, यानी तुरंत के तुरंत जब आप इशू कर रहे होंगे डिबेंचर, उस वक्त जो भी आपके लॉसेस हैं या डिस्काउंट जो है, जो भी आप डिस्काउंट के नाम पे यानी डिस्काउंट आपने ऑफर किया, ये जो लॉस हो रहा है, लॉस कैसा हो रहा है भाई, वो आप जानते हैं लॉस कैसा होगा। जब आप रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम दोगे यानी एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे इशू प्राइस से, सॉरी फेस वैल्यू से, तो आपके लिए फ्यूचर का लॉस है, तो वो भी यहाँ दिखेगा। इन दोनों लॉसेस को जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है वो क्या कह रही है, सीबीएसई की गाइडलाइंस कहती है कि इन दोनों लॉसेस को आपको राइट ऑफ करना है एज सून एज पॉसिबल। ठीक, किसमें, फर्स्ट ईयर, यानी जैसे ही ये लॉस हो उसी साल के एंड में आप तुरंत इसको राइट ऑफ करिए। ठीक, तो राइट ऑफ करने की सर एंट्री क्या होगी, अब ये डिस्काउंट और ये जो लॉस है ये दोनों कैपिटल लॉसेस हैं। ठीक, और कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ किससे किससे कर सकते हो, एसपीआर से कर सकते हो। किससे कर सकते हो, एसपीआर से, जनरल रिजर्व से, और कोई फ्री रिजर्व हो उससे, और उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये जो हमने टेबल बताई ना, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को वैसे ही फॉलो करोगे जैसे यहाँ बोला है। किसी को भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एसपीआर दिया उसके बाद भी आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज कर लिया, तो आपका पूरा ये वाला पॉइंट यानी इस पॉइंट के कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। बस हमने जैसा सीक्वेंस बता रहे वैसे ही सीक्वेंस देखना है, पहले एसपीआर, जनरल रिजर्व, कोई और रिजर्व होगा इसके बाद, और लास्ट में आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल का यूज करोगे अगर कम पड़ जाता है तो। ठीक, तो सर एंट्री क्या पास होगी, तो एंट्री ये देख लीजिए, एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू, जो भी आपको बोला जाए वो यहाँ पे दिखाना है। अगर एसपीआर नहीं दिया तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, अगर जनरल रिजर्व नहीं दिया तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लास्ट में डेबिट हो गए। मतलब और कोई फ्री रिजर्व दिया उसके अलावा उसके बाद, फ्री रिजर्व बोल रहा है, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, तो फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व का यूज करने के बाद, ठीक, तो आप यहाँ पे लास्ट में टू डिस्काउंट ऑन या लॉस ऑन इशू आप आराम से करोगे। ठीक, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ज़्यादा आपको होने वाली नहीं है। ठीक, चलिए ठीक, मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी रखते हैं, ये आपका मेरे ख्याल से डिस्काउंट और इशू बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते जरा यहाँ पे लास्ट में, अच्छा हाँ ठीक है, जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और कहने वाला हूँ कि भैया वीडियो को देखिए और देखने के बाद लाइक ज़रूर करिए। लाइक करेंगे तभी वीडियो दूसरे तक पहुँचेगी यानी रिकमेंड होगी, और तभी आप लोग जो आप जैसे और स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, लाइक सब्सक्राइब करिए और बाकी बाकी बढ़िया से पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ाते जा रहा हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए ठीक, बाय, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।